रही है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बढ़िया, आपने देख लिया था क्लास? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया था बिल्कुल आराम से? कहीं कोई डाउट, कोई प्रश्न छूटा हो? डिटेल में आराम से समझा रहा था मैं उसको, धीरे धीरे, है ना? कुछ रह जाए तो बता देना मेरे को। प्रदीप जी याद हो गया होगा अब तक तो, कॉपी बंद करो इसको, मेरे प्रश्नों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आपको। बहुत सारी चीजें इस स्क्रीन पे नहीं है जो आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि माइंड में दी है कल। जैसे राजस्थान का सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। वह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कितनी जनसंख्या है? ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? यही है, पॉपुलेशन वाला नहीं लेकिन घनत्व वाला, यही है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड यानी इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है? वो तो उसका सब्सटेंस है, इसका निर्माण हुआ कैसे? वो तो कब हुआ है वो है, किससे हुआ है? मैंने बोला था यहाँ पर क्या थी, घाटियां थी। उन घाटियों के द्वारा अवसाद यानी मिट्टी का कचरा जमा करा के किया गया था, जिसके लिए हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, उसका नाम था अवसाद, है ना? अवसादों के जमने से जो है पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? यहाँ की मिट्टी है दोमट, लाल लोमी नहीं है। अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो उसकी है दोमट मिट्टी, उसकी है कछारी मिट्टी, इसकी है जलोढ़ मिट्टी, इसकी है डेल्टाई मिट्टी। और यहाँ पे मैंने प्रश्न भी छोड़ा था, राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में डेल्टाई मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी मैदान में। ये कल मैंने डिस्कस किया था, आपने सुना होगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। श्रीमान कल छुट्टी करके आप मत करिए छुट्टी, सितंबर तक कसम खा लो। बालाजी के जाने की आप नागा कर सकते हो, लेकिन यहाँ की नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं भी बालाजी का भक्त हूँ। ठीक है, तो आप मेरे दर्शन करिए, बालाजी के दर्शन यहीं करा दूंगा, गुड़ चने यहीं खिला दूंगा, अगर मेरे को मिले तो कहीं। चलो ठीक है, जय श्री राम के नाम लेके शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखो ये सारा चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी आपके। फिर हमने इसमें आगे देखा इसका टाइम पीरियड कब का था। ये प्री प्रिस्टोसिन टाइम में है। इसको हमने महाकल्प काल, नूतन काल भी बोला, है ना? चतुर्थ वाला भी बोला था। ठीक है, और फिर बात करी हमने इसको अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में देखते हैं हम? 3 भागों में। पहला माही नदी बेसिन, दूसरा चंबल नदी बेसिन, तीसरा बाण गंगा नदी बेसिन। कल हमने 2 नदी बेसिन, 2 ये मैदान पढ़ लिए थे। अब वहां पे मैं बेसिन लिखूं या वहां पे मैं मैदान लिखूं, क्योंकि नदियों के द्वारा जो मैदान बनता है वही बेसिन वाला क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, बेसिन का शब्दावली हम इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम अपवाद तंत्र पढ़ते हैं, और मैदानी क्षेत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम पूर्वी मैदानी भाग पढ़ते हैं। तो वहां जहां बेसिन लिखा हुआ वहां मैदान भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नदी हमेशा नालियों में या गैलरियों में नहीं बहती, मैदानों में फैलती है, और जो फैलने वाला कैचमेंट एरिया उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमने एक पढ़ लिया था, उसका नाम था माही का मैदान। वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। किससे बनता है? माही से बनता है। 3 जिलों के अंदर आता। कहाँ कहाँ से? ये जाता है बांसवाड़ा से शुरू होगा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर। बाकी जब मैं माही नदी के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, कर्क रेखा को कहाँ से एंटर करती है, क्या क्या है इसके आसपास, कौन कौन से डैम है। हाँ, वो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन का, चंबल का मैदान, चंबल का मैदान मतलब चंबल नदी के द्वारा बनाया गया मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये भी कहाँ बनता है? आप अरावली के पूर्वी भाग में बनता है। ठीक है, जहां जहां चंबल बहती है, ये 6 जिलों के अंदर इसका मैदान का विस्तार है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इस वाले पूरे हिस्से में चंबल का पानी चलता है, तो यहाँ पर इसका मैदानी क्षेत्र है। चंबल के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये चंबल नदी है, सबसे ज्यादा क्या करती है? अवनाली का अपर्दन करती है। ये सबसे ज्यादा उख्यात भूमि यानी बंजर जमीन का निर्माण कर देती है। ये सबसे ज्यादा बीहड़ यानी छोटी छोटी रिफ्ट वैली का निर्माण कर देती है। ये सारी चीजें इसके लिए विशेष थे। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और हाँ ये बता दिया था। और ये माही, धवल, माही, कंचन। ठीक है, टांग का राजा सही है ना? मैं देखा था कि कल आप होते तो आप बेटर बोलते कि यार हाँ नहीं। अच्छा सुमित्रा जी, कल का कितना याद है?
है? पूरा याद है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। चंबल के बारे में अवनालिका अपर्दन समझ में आ गया था आपको, है ना? अनुपजाऊ भूमि यानी उख्यात भूमि बोला जाता है। ठीक है, और अब हमारे पास बचा है जो अगला बेसिन है, अगला मैदान है, उसका नाम है बनास बाणगंगा का मैदान। तो हेडिंग लीजिएगा, बनास बाणगंगा का मैदान। बनास बाणगंगा का मैदान। सीधी सी बात है, यहाँ पे दो नदियां हैं, बनास और बाणगंगा, तो इसके भाग भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला है हमारे सामने तीसरा, उसका नाम है बनास और बाणगंगा, या बनास और बनास बाणगंगा का मैदान। सीधे डायरेक्ट लिखिएगा, बनास बाण गंगा का मैदान। बनास बाणगंगा का मैदान। इसको आज मैं पूरा पिक्चर से भी दिखाऊंगा आपको, पूरा कंप्लीट होते ही पूरी फिल्म दिखाऊंगा इसकी, मतलब पूर्वी मैदान। अभी तक हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को चारों को देखा था एक साथ, अब पूर्वी मैदान को भी हम पिक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इसके 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा कौन सा होगा? बनास का मैदान, बनास का मैदान। तो पहला आपको ये लेना है ना, लिखना। इसके 2 भाग हैं, यह 2 भागों में बटा हुआ है। इट्स डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स। ये 2 भागों में बटा हुआ, एक बनास का मैदान और एक बाणगंगा का मैदान। और फिर हेडिंग ले लेंगे आप, बनास का मैदान। बनास का मैदान कौन सी नदी के द्वारा निर्मित हो रहा है? बनास नदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, बनास का मैदान। बनास जिस जिस जिले में जाती है उस जिले की यहां पर बात की जाती है। कल हमने एक नदी पढ़ी थी जो चित्तौड़गढ़ से होती हुई सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ये नदी कौन सी है भाई? चंबल है। चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? यमुना की है। ठीक है, और चंबल नदी की ही सबसे बड़ी जो सहायक नदी है चंबल, हाँ, यहाँ पर एक पहाड़ी आती है, उस पहाड़ी का नाम है खमनोर हिल्स, है ना? खमनोर हिल्स। क्या बोलने वाले थे आप? हाँ, जाना पाओ चंबल के लिए, है ना? खमनोर, यहाँ से बनास निकलती है और बनास मिल जाती है किसके अंदर? चंबल में मिल जाती है। लेकिन बनास चंबल में मिलती कहाँ पर है, ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया लेके चलना है। बनास चंबल में मिलती है, कहाँ मिलती है बता सकता है कोई मुझे? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर था कि बनास जो है चंबल में कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर में मिलती है। और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम मिलता है। सवाई माधोपुर से एक नदी आती है जिसका नाम आता है सीप, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है, अब बनास बहना शुरू कहाँ से करती है? राजसमंद से। ठीक है, तो ये इसका मैदान देखते हैं हम। देखो, बनास स्टार्ट होती है राजसमंद, ठीक है, राजसमंद से जाती है भीलवाड़ा। राजसमंद से कहाँ जाती है? भीलवाड़ा। राजसमंद से थोड़ी चित्तौड़ चलती है, चित्तौड़ से भीलवाड़ा चलती है। राजसमंद से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा ये चलती है। ठीक है, आप आगे पीछे भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चित्तौड़ ये 3 जिलों में चलती है। ठीक है, चित्तौड़ के बाद ये कहाँ आ जाएगी? चित्तौड़ के बाद आती है ये, सॉरी, भीलवाड़ा के बाद, है ना? हमने लिख लिया ऐसे, हाँ ऐसे कर दो इसको, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। 1 2 आप कर लो ना। चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा यहाँ चली, ताकि आपके जिले बिल्कुल सीक्वेंस में आ गए। ठीक है, इसके भीलवाड़ा के बाद आ जाती है ये अजमेर। ठीक है, अजमेर के बाद जाती है ये टोंक जाती है। अजमेर के बाद जाती है टोंक, बीसलपुर, सावर। सावर का नाम सुना है आपने? खारी, सावर, अजमेर में सावर है, वहां पे बनास चलती है भाई। केकड़ी के आगे बनास है, आप देखो खारी नदी मिलती है उसके अंदर। केकड़ी से सावर गए हो कभी? तो केकड़ी से जब आप केकड़ी जाते हो तो रास्ते में आपको सरवाड़ के आगे जो है खारी नदी देखने को मिल जाती है ना? उसके आगे आपको बनास देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है, हाँ बिल्कुल। बनास का जब आप सांवर से आगे देवली की तरफ चलते हो तो आप बनास को क्रॉस करते हो। अजमेर से टोंक, टोंक से जाती है ये, 6 जिलों में बहेगी ये भी। टोंक से कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी करौली। कहाँ चली जाएगी? करौली। और करौली के बाद कहाँ चली जाएगी ये? सवाई माधोपुर। सवाई, हाँ सवाई माधोपुर, करौली सवाई माधोपुर। ठीक है, करौली में ये थोड़े बहती है, करौली में नहीं बहती, हम इसको बोलते हैं सवाई माधो। करौली काट लेना भले, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। हाँ हाँ, करौली मत लेके आप इसको ले लो, डायरेक्ट ले लो, सवाई माधोपुर ले लो, सवाई माधोपुर। यहाँ से समझ में इजी हो जाएगा आपके। सवाई माधोपुर, करौली से जाती है सवाई माधो। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। अब इन 6 जिलों के लिए अलग अलग नाम लिया जाता है। देखो, जब ये नदी भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद वाले हिस्से में बहती है तो यहाँ पे ये जो नदी जिस मैदान का निर्माण करती है उस मैदान को बोला जाता है प्लेन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का मैदान। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपको? किसका निर्माण कर रही है ये? मेवाड़ का मैदान। अब क्वेश्चन पूछता जाता है इनमें से कौन सा जिला मेवाड़ के मैदान में सम्मिलित नहीं है? विच इज डिस्ट्रिक्ट नॉट इंक्लूडेड इन द मेवाड़ मैदान? 3 जिले आपको दिमाग में रखने होंगे, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। फिर आते हैं ये 3 जिले, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। टोंक के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मालपुरा। सुना आपने नाम मालपुरा, है ना? और मालपुरा से लेकर सवाई माधोपुर तक का जहां तक ये बहती है उस हिस्से को बोला जाता है मालपुरा कलोरी का मैदान। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपसे कि मालपुरा कलोरी का मैदान कौन सी नदी बेसिन का भाग है या कौन से मैदान का भाग है? मालपुरा करोली का मैदान। हाँ, ये बनास बेसिन का भाग है, बनास बेसिन का, ना कि माही बेसिन का, ना ही चंबल बेसिन का। क्योंकि जैसे ही आप सवाई माधोपुर देखोगे आपके चंबल के दिमाग में आता है कि सवाई माधोपुर तक चंबल तो जाती ही जाती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मालपुरा करोली का मैदान। आ रहा है आपको यहां तक समझ में आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे बताने वाला हूं, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक तो मैंने आपको केवल नदी बेसिन से जोड़ा, अब मैं इसको हाड़ौती के पठार से लिंक करूंगा। 2 कंसेप्ट एक साथ लेके चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एक अपवाह तंत्र का कंसेप्ट और एक पठार का कंसेप्ट। बाकी आपका जो ये चैप्टर है इसका ये टॉपिक है बनास का मैदान, ये तो यहीं खत्म हो गया कि बनास के मैदान के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, एक मेवाड़ का मैदान और एक मालपुरा कलोरी का मैदान। आप बुक में देखोगे तो बुक में तो आपको यही मिलेगा, इसके आगे कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। अब इसको डिटेल हमने यहाँ से किया है, जैसे इसका बहाव क्षेत्र मिला है वैसे के वैसे हमने इसको डिटेल किया है। ठीक है राकेश जी, समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा हूँ? टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सुमित्रा जी कितना परसेंटेज है पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल 23%। कितनी पॉपुलेशन रहती है? देखो छुट्टी कर, अच्छा कल आपने खाना खाया? खाया था क्या? और नहाए धोए? तो मेरे भाई फट भी लेते एक बार। अच्छा 2 दिन खाना खाया, 2 दिन सांसें ली, 2 दिन नहाए धोए, लेकिन 2 दिन पढ़ाई नहीं करी आपने। मैं तो 1 दिन की सोच रहा था। मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा ना, काम आ जाता है। लेकिन कितने घंटे क्लास है? 3 घंटे क्लास है ना आपकी, है ना? 3 घंटे तो निकाल सकते हो यार आप लोग, 1 घंटा भी निकाल सकते हो। और ये क्लास तो आपको मिल रही है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी, तो चला लेते, नाते नाते सुनते रहते हैं। मैं कोई देखता थोड़ा ना आपको। चलो आगे देखिएगा, अब और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा। तो नदी कहां से चलना शुरू हुई? राजसमंद से। इस चीज को आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, नोट्स तो मैंने वहां तक बता दिया। राजसमंद से कहां गई? चित्तौड़ गई। राजसमंद से गई चित्तौड़। चित्तौड़ से कहां गई? भीलवाड़ा गई। ठीक है, भीलवाड़ा से अजमेर, 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 टोंक नहीं, टोंक इसके बाद में है ना, टोंक।
टोंक से कहाँ चली गई, सवाई माधोपुर में गई, सवाई माधोपुर में। अब यहाँ पर कुछ पठार हैं भाई जहाँ से ये बनास बहती हुई चलती है, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ऊपर माल का पठार, पिंड माट का पठार, ये भाग पूछे जाते हैं आपसे। जैसे अगर पूछ लिया जाए बनास का भाव तो आपको इन जिलों में बता ही दिया हमने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राजसमंद और चित्तौड़ के बीच का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये हिस्सा चित्तौड़ और राजसमंद के बीच का, यहां से यहां तक का ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इस हिस्से को एक पठार बोलते हैं जिसको बोलते हैं पिंडमांट का पठार। पिंडमांट, पिंडमांट का पठार है ना, लिखना। इसको बोला जाता है, ये पठारी क्षेत्र नहीं होके पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, यहां से यहां तक के, इसे बोला जाता है, इसके बीच के पिंड मांट का, पिंड मांट का पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र लिखो आप, इसको ये भी लिखो पठारी क्षेत्र, पिंड मांट का पठारी क्षेत्र, ठीक है। ये हमको कहाँ पे मिलता है, राजसमंद और चित्तौड़ के बीच में, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम। अब राजसमंद के बाद चित्तौड़ के बाद कौन आ जाएगा, भीलवाड़ा जाएगा। भीलवाड़ा के बाद कौन आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा। अजमेर के पास कौन आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, ठीक है। भीलवाड़ा में एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है शाहपुरा। शाहपुरा तो अजमेर, भीलवाड़ा में है बिल्कुल, शाहपुरा विजयनगर अजमेर में आता है, ठीक है। और शाहपुरा से लेकर एक और डिस्ट्रिक्ट आती है, जगह का नाम आता है जिसका नाम आता है जहाजपुर। जगह का नाम क्या है, जहाजपुर। यानी शाहपुरा से जहाजपुर के बीच में जो जमीन आती है, या जो जिस एरिया में ये चंबा और के बनास चलती है ना, जहाजपुर, ये जो एरिया है इन दोनों के बीच का, ये जो हिस्सा है, दिख रहा है क्या येलो कलर, किसी ने मुझे बोला था दिखता नहीं है ना, ये हिस्सा है ना, जहां जहां ये बनास इस हिस्से में बहती है, इसको बोला जाता है, यहां पर एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है खेराड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है, खेराड़ी। और जिस हिस्से में खेराड़ी बोली जाती है, जिस हिस्से में बनास चलती है, उस हिस्से को बोला जाता है खेराड़ का मैदान। क्या बोला गया इसको, खेराड़ का मैदान बोला जाता है। देखो हम पठारी क्षेत्र नहीं पढ़ रहे, हम मैदानी क्षेत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये दोनों मैदान पढ़ाए हैं। एक तो पिंडमांट का पठार, ठीक है, और एक है आपके सामने खेराड़ का मैदान। अब मुझे ये बताओ, पिंडमांट का जो मैदान है वो किस में आएगा, मेवाड़ के मैदान में आएगा या मालपुरा करौली के मैदान में आएगा, मेवाड़ के मैदान में आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी तरह से जब हम इसके हिस्से करेंगे ना, यहाँ पे यहाँ जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको ये भी दिमाग में रखना है, बनास के मैदान के भाग, बनास के मैदान के भाग, तो आपको 3 हिस्से करने हैं, 3 हिस्से। पहला हिस्सा मेवाड़ मैदान, ठीक है। दूसरा हिस्सा, हाँ दूसरा हिस्सा मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। और तीसरा हिस्सा करोगे पिंडमांट का पठार, पिंडमांट का पठार। ये ध्यान रखना आप लोग, पिंडमांट का पठार। अब समझाना क्या है, वो ये है कि पिंडमांट का पठार जो है बनास के मैदान का भाग नहीं है, वो किसका हिस्सा है, मेवाड़ के मैदान का हिस्सा है। ये क्वेश्चन यहां से रिपीट होता है, पिंडमांट के मैदान से। पिंडमांट का पठार बनास के मैदान का भाग नहीं है, वो अलग से भाग है, किसका, क्यों, सुनो, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, पठार है या पहाड़ी है। और हम बात किसकी करते हैं, केवल और केवल, मैंने यहां पे खेराड़ तो नहीं लिखा, खेराड़ तो नहीं लिखा मैंने यहां पे। ये समझो, ये कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम हाड़ौती का पठार पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम हाड़ौती के पठार में 4 जिले रख देते हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा। लेकिन एक्चुअल में हाड़ौती के पठार में 2 जिले और आते हैं,
एक का नाम है चित्तौड़ और एक का नाम है आपके भीलवाड़ा, ठीक है। और कुछ हिस्सा इसमें राजसमंद का आता है। क्या ये पिंडमांड का पठार चित्तौड़ में लगा या नहीं लगा? लगा ना। इसीलिए पिंडमांड का पठार बनास मैदान का या पूर्वी मैदान का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। इसके दो ही हिस्से हैं, कौन से वाले? मेवाड़ का मैदान और मालपुरा का मैदान। मैंने समझाया जरूर है आपको ये चीज, लेकिन वो है नहीं, इस बात को भूलना मत। लेकिन ये खेराड़ का मैदान है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है। क्योंकि भीलवाड़ा सॉरी अजमेर जो है वो हाड़ौती का भाग नहीं है, टोंक हाड़ौती का भाग नहीं, लेकिन भीलवाड़ा हाड़ौती का भाग है। समझ में आ रहा है? एक पठार का नाम आता है जो चित्तौड़ से लेकर भीलवाड़ा तक चलता है। भीलवाड़ा में एक जगह आती है, उस जगह का नाम है बिजोलिया, है ना। और इसी तरह चित्तौड़ में एक जगह आती है जिसका नाम है भैंसोरगढ़। इन दोनों के बीच में एक पठार हमको मिलता है, उसको हम बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। हम उसको ऊपरमाल का मैदान तो नहीं बोलते, कहीं पे भी नहीं बोलते ना। अब ये पठार है तो ये तो बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट हो गया, और उसी से लिंक हो गया हमारा कौन सा? पिंडमांड का पठार। इसलिए ध्यान रखिएगा, पिंडमांड का पठार बनास मैदान का भाग नहीं है, नहीं है। इसलिए मैंने बोला आपको अपने शब्द में इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है, बेसिक है, ये माइंड में आपके समझ में आ जाना चाहिए। खेराड़ का मैदान जो है वो बनास का मैदान का भाग है, लेकिन ये जो हिस्सा है पिंडमांड का पठार वो बनास के मैदान का भाग नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर है आपको यहां से? ठीक है। तो बनास मैदान के आपको जो भाग याद रखने हैं वो कितने भाग याद रखने हैं? दो ही याद रखने हैं। और खेराड़ का मैदान किसका हिस्सा माना जाएगा? करौली के मैदान का हिस्सा माना जाएगा। मालपुरा करौली के मैदान का हिस्सा माना जाएगा। ये याद होना चाहिए, मैं पूछूंगा अभी वापस, है ना। चलो भाई। हाँ, शाहपुरा क्या है? डिस्ट्रिक्ट है? कहाँ बना है अभी? कहाँ बना? 41 में नहीं है, 50 में था, 50 में था, 41 में नहीं है। आ रही है आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें पॉलिटिकल में जब आएगा तब मैं डिस्ट्रिक्ट और अच्छे से बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अगला कौन सा मैदान है हमारे पास? बाणगंगा मैदान। बाणगंगा मैदान। अब अगर नदी पढ़ाऊंगा तब मैं बहुत अच्छे से बाणगंगा पढ़ाऊंगा, फिर भी शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ। बाणगंगा नदी जो है अर्जुन के बाण से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसका नाम बोल देते हैं बाणगंगा मैदान, ठीक है। और बाणगंगा का जो विस्तार है, ये जो मैदान है वो माना जाता है जयपुर वाले हिस्से में माना जाता है, जयपुर दौसा के अंदर हिस्से में माना जाता है, ठीक है। लिखना है इसका विस्तार, हाँ, इसका विस्तार जयपुर दौसा, इसका विस्तार जयपुर दौसा, जहां जहां बाणगंगा चलती है इसका विस्तार जयपुर दौसा और ब्रजनगर भरतपुर में है, ठीक है। जयपुर दौसा भरतपुर में है, 3 जिलों में है ये। बाणगंगा नदी 3 जिलों में चलती है, ठीक है। और यहां जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है जलोढ़। जैसे अगर बाणगंगा के मैदान की अगर मिट्टी बोली जाए तो बाणगंगा की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? भूरी मिट्टी होती है। हाँ, आप लिख देना आपके वाले में, इसमें कहीं नहीं मेंशन किया हो, इसमें सॉरी बनास के मैदान में यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी है? भूरी मिट्टी का मैदान है, हाँ, भूरी मिट्टी। अरे अजमेर की मिट्टी देख लो ना कैसी है, रेतीली कहाँ से होगी? अजमेर मिट्टी रेतीली कहाँ से होगी?
भूरी मिट्टी, कंकड़ वाली होती, लाल हल्की भूरी होती है। हाँ रेतीली मतलब, अच्छा वो पुष्कर वाली देख रहे हो क्या? बनास है क्या वहां पे? जहां जहां बनास चल रही है वहां देखो ना। अरे जिला तो बहुत बड़ा है यार भाई। रेतीली भूरी मिट्टी है, रेतीली सावर में, हाँ भूरी मिट्टी है। भूरी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी का मैदान सावर में, केकड़ी के अंदर, टोंक में। मैं तो देखी है डिस्ट्रिक्ट्स, आप आराम से देख लो बाकी का, ठीक है। अब होता क्या है इस वाले हिस्से में, एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। ये जयपुर से लेकर भरतपुर के बीच में, जयपुर से लेकर भरतपुर के बीच में दौसा डिस्ट्रिक्ट आ गया है ना। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ये क्या करता है, इस तरह का मैदानी भाग बन जाता है बाणगंगा से। इस मैदान को बोला जाता है रोही का मैदान। रोही का मैदान, इस मैदान को बोला जाता है जयपुर, दौसा, भरतपुर तीनों के बीच में, एक स्क्वायर फॉर्म के अंदर चलता है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, प्रश्न केवल ये पूछा जाता है, रोही का मैदान बनाया जाता है किसके द्वारा? बस इतना सा है, बाण गंगा के द्वारा। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, है ना, अब उस प्रश्न का आंसर दे देना तो आपको पूर्वी मैदान जो है यहां पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप आंसर दे देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको पूर्वी मैदान समझ में आ गया, ठीक है। प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने। असत्य कथन है, बस ये बताना आपको, असत्य कथन है। बता दोगे राकेश जी? है ए, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। दूसरा सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है। बी, बनास, बनास का मैदान दो भागों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है। सी ऑप्शन, रोही का मैदान, रोही का मैदान माही बनाती है, बनाती है। डी ऑप्शन, बाण गंगा, बाण गंगा का मैदान, का मैदान हाड़ौती अंचल तक विस्तारित है, विस्तारित है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। फर्स्ट, इसमें आपको ऑप्शन देना है ए बी, सेकंड बी सी, थर्ड सी डी एंड फोर्थ ए डी, ए और डी। बताओ भैया। ए डी कैसे बता रहे हो? सी डी आएगा, क्यों? देखो रोही का मैदान अभी बता दिया हमने आपको, कौन बनाता? अरे क्या बात है, अब नहीं भूलोगे आप कभी, है ना। और बाणगंगा का मैदान क्या हाड़ौती अंचल तक है क्या? नहीं है। बाणगंगा का मैदान कितने जिलों में है?
अब ये याद रहा तो आप फटक से पकड़ लोगे, बस यहीं से क्वेश्चन पकड़ना है इसका था, ठीक है। बाकी ये दोनों बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे 2 लिखे हुए, यहाँ पे 3 लिखे होते तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि पिंडमांड का मैदान, पिंडमांड का मैदान मैदान नहीं है, वो क्या है, पठार है। लेकिन अगर खेराड़ का मैदान आ जाता तो, ठीक है। अब सम्मिलित करिए इसी प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वी मैदान, ध्यान रखना, कई क्वेश्चन पूछा जाता है। सम्मिलित करिए। पहला है आपके सामने खेराड़ का मैदान, जिसको आ जाए हाथ खड़े करना, ठीक है, ए बी। दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान। तीसरा है चंबल का मैदान, ठीक है। चौथा है आपके पिंडमांट का पठार, पिंडमांट का पठार, ठीक है। इसमें ऑप्शन है आपके सामने 1 में राजसमंद, भीलवाड़ा, या राजसमंद आप चित्तौड़ ले लो, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आपके सामने इसमें आपके ऑप्शन आएगा आपके दक्षिण पूर्वी, या सीधा डायरेक्ट लिखो यहाँ से, कोटा सवाई माधोपुर, कोटा सवाई माधोपुर। तीसरा है आपके सामने बनास का उत्तरी भाग, ठीक है। और चौथा है ऑप्शन बनास का दक्षिणी भाग। अब बताओ, बनास का उत्तरी भाग और बनास का दक्षिणी भाग, अब बताओ आंसर। बहुत प्यार से पढ़ लिया तुम लोगों ने, है ना। अब आप मिला लो, आराम से मिला लो ऑप्शन, जिसको आ जाए हाथ खड़े करके बता दो मेरे को। दक्षिण उत्तर में, यहां तो समझ जाएंगे आप लोग, दक्षिण उत्तर में फंसोगे आप कि दक्षिण और उत्तर कहां गया। क्या सुमित्रा जी, आपको आ गया हिमांशु, चलो ठीक है। कि बनास का दक्षिणी भाग कौन सा है, उत्तरी भाग कौन सा है, अब अटक गए यहां पे, क्योंकि ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना था, ये ध्यान रखना था। बनास का दक्षिणी भाग ये वाला हिस्सा है, बनास का उत्तरी भाग ये वाला हिस्सा है। आप पकड़ सकते हो, चलो बताओ प्रदीप जी, एक ऑप्शन बताओ, खेराड़ का मैदान किसमें जाएगा ये बताओ। बनास का दक्षिणी भाग कैसे चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, इसमें तो दोनों उत्तरी भाग जाएंगे। मालपुरा करौली का मैदान भी उत्तरी भाग ही है, मालपुरा करौली भाग जो है वो भी इसका उत्तरी भाग है। आप इसमें ये कह सकते हो ये बनास का मैदान, इसको इस तरह से लिख दो भले ही, या डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो आप। ये बनास का उत्तरी भाग हो गया, और इधर आ जाएगा आपके अजमेर और टोंक, अजमेर और टोंक। फिर भी आपके सामने ऑप्शन दोनों सेम ही नहीं चलेंगे। अच्छा, खेराड़ का मैदान अजमेर टोंक के बीच में है क्या, अजमेर टोंक, और आपको टोंक से लेना है, और अरे मौसम के अनुसार चीजें क्या करो। हाँ भाई, खेराड़ का मैदान तो कहां पे था, टोंक में था क्या, टोंक में नहीं था, कहां पे था, शाहपुरा और जहाजपुर के बीच में था, ठीक है। इसीलिए ये जो हिस्सा ऑप्शन है ये लगेगा यहां, है ना,
ये हिस्सा लगेगा यहां, ठीक है। चंबल का मैदान कहां लगेगा, इसमें लगेगा। और पिंड मार्ट का पठार कहां लगेगा, यहां लगेगा। ऐसे ऑप्शन को आपको ट्रिक करना था। आसान प्रश्न है अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो। ये पूर्वी मैदान यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम हिस्सा शुरू करेंगे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। उसकी पुरानी बेसिक चीजें आप याद कर लीजिए, कैसे बना हुआ है, किससे बना हुआ है। लिख लें। अच्छा, इससे पहले वाला कौन सा, ये रह गया क्या, ये प्रश्न क्या रह गया। हाँ तो ये यहाँ, ये तो आपका एग्जामिनर, हाँ ये तो एग्जामिनर है। आपकी प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना इस पे। फ्राइडे या सैटरडे को, अभी जैसे आज है, कल दक्षिणी पठार कंप्लीट करवा लेंगे। फिर एक दिन मैं सेशन लेने वाला हूँ प्रश्न का, कम से कम 25 प्रश्न लूंगा मैं, कम से कम 25 प्रश्न लूंगा, है ना, ठीक है ना, 25। पेपर नहीं दूंगा, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पोर्ट्स। पेपर वेपर में तो फिर क्या है कि नंबर कम आएंगे तो छुट्टियां नहीं करोगे। हेडिंग ले लो, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। उत्पत्ति काल पता है किसी को, ये किससे उत्पत्ति हुई है ये पता है। 33 सागर से, 33 सागर से। कौन से टाइम पीरियड में, क्रिस्टिशियस, क्रिस्टिशियस टाइम में हुआ था। हाँ बिल्कुल सही है, क्रिस्टिशियस, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन में कौन है, अरावली है, उसके बाद ये बना है आड़ती का पटा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे लिखा रहा हूं, समझते हुए चलिएगा। हेडिंग है हमारे पास दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, या प्रदेश आप कर सकते हो, पूर्वी प्रदेश। सबसे जो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है, वह क्या है, जो भूलना नहीं है, राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश इन द एरिया, इसको नहीं भूलना है। जो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं सबसे पहले लूंगा, फिर डिटेल बताऊंगा आपको। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, 6.89। पॉपुलेशन कितनी है सुमित्रा जी, 11% जनसंख्या है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, ये कैसा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ठीक है। इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण क्रिस्टिशियस काल में हुआ, ये तो आपको याद ही है, लेकिन बना कैसे है, ठीक है। देखिए इंडिया का मैप हम देखते हैं, ये जो पठार वाला हिस्सा है ये पहले यहाँ पे नहीं था। ये किसका हिस्सा माना जाता है, इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर इस तरह से एक स्पेस हमको देखने को मिल जाता है, ये वाला हिस्सा, और यहीं से ये हिस्सा टूटकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है, मैक्सिमम कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका, ये बहुत जो है रेतीला क्षेत्र है। आप जानते हो इसमें एक मरुस्थल आता है जिसका नाम क्या है, सहारा। लेकिन यहाँ पहले मरुस्थल नहीं था, यहाँ क्या था, बहुत पानी था, बहुत बड़ा पठार था, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हुई, केवल क्या हुई, धूप पड़ी, और उस धूप की वजह से जो चट्टान थी वो सूख गई, और सूख के किस में कन्वर्ट हो गई, मिट्टी में कन्वर्ट हो गई।
इसी का ही छोटा सा हिस्सा सिरक सरक के हमारे पास आ गया, क्योंकि जो है सहारा मरुस्थल है वो लगभग 13 देशों में है। अफ्रीका में 54 देश हैं, उन 54 देशों के अंदर मरुस्थल है, ठीक है। अब 13 देशों में तो इस वाले हिस्से का ये हिस्सा था, ये बचा हुआ है, क्योंकि अफ्रीका की कैपिटल वगैरह ये डेवलप है, ये वाला डेवलप नहीं है ना, हाँ दक्षिण अफ्रीका वाला, ठीक है। तो यहां से ये हिस्सा आ गया, और इस हिस्से का निर्माण जो है वो हुआ है किससे? ज्वालामुखी उद्गार से। किससे माना जाता है? ज्वालामुखी उद्गार से, यानी ज्वालामुखी के फटने से। ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है, लावा जम जाता है तो चट्टान बनती है, जो सबसे पहले उसका नाम है इग्निशियस, आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें के ऊपर तापमान और प्रेशर पड़ता है तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं अवसादी चट्टानें। उन्हीं अवसादी चट्टानों में से एक चट्टान आती है जिसका नाम होता है बेसाल्ट, जो ना तो ज्यादा मजबूत होती हैं और ना ही ज्यादा कमजोर होती हैं। अब इन्हीं चट्टानी प्रदेश से जो हिस्सा बना हुआ है वो हिस्सा है कौन सा? दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार। एग्री कर रहे हो ना? दक्कन का पठार। इसी दक्कन के पठार का जो ऊपरी वाला भाग है, जहां पर एक माउंटेन रेंज चलती है, उसको बोलते हैं हम लोग विंध्या का पठार। क्या बोलते हैं उसको? विंध्यागता का पठार, ठीक है। इसी विंध्याचल का, ये विंध्या का जो पठार है ये एमपी के अंदर है, और इसी एमपी में पठारी क्षेत्र में कुछ हिस्सा है जो बहुत उपजाऊ है, जहां पे नदियों का उद्गम होता है। उस हिस्से को बोला जाता है मालवा का पठार। उसको क्या बोला जाता है? मालवा का पठार। अब राजस्थान का जो हिस्सा मालवा का पठार या विंध्याचल के पठार से जुड़ा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं हाड़ौती का पठार, क्योंकि इस तरह का अवशेष, इस तरह की जो चीजें हैं केवल यहीं देखने को मिलती हैं। और इसी हाड़ौती की जो लोकेशन है, वो लोकेशन कौन सी लगती है? ये लगती है, ठीक है। ये हो गया राजस्थान का नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट हो गया। तो ये लोकेशन कौन सी हो गई हाड़ौती की? साउथ ईस्ट हो गई। यही लिखा है हमने, दक्षिणी पूर्वी लिखा है ना हमने। समझ में आ रहा है सुमित्रा जी क्या बोल रहा हूं मैं? धीरे धीरे आ रहा है? हाँ, डक्कन डक्कन डक्कन, हाँ ढक्कन ढक्कन, डक्कन का पठार, डक्कन प्लेटू। इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, हिंदी में लिख रहा हूं, द प्लेटू ऑफ डक्कन। डक्कन डी से प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं, और लिख रहा हूं मैं हिंदी के अंदर डक्कन का पठार। हिंदी में डक्कन का पठार तो ऐसे तो लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं? कौन सा ढक्कन? ये वाला ढक्कन, ये वाला, ये वाला, ये दक्कन का पठार है। ये नहीं होता है पठार, ये होता है दक्कन का पठार, ये पठार होता है द प्लेटू ऑफ डक्कन। 10वीं में तो मैंने तो यही पढ़ा था। दे तो नहीं पढ़ा है ना? दे नहीं आता है, डे आता है, डे। डक्कन आता है, डक्कन, द प्लेटू ऑफ डक्कन। डक्कन एयरलाइंस का नाम नहीं सुना आपने? बहुत बड़ी, बहुत सस्ती है डक्कन एयरलाइंस। हाँ सस्ती है भाई, सीरियसली। लेकिन हमारे यहाँ उसकी वो नहीं आती, उड़ानें नहीं आती हैं। एमपी में और महाराष्ट्र के बीच में चलती हैं, बहुत सस्ती उड़ानें उसकी। तो इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है वो हम समझा रहे हैं। अब आप याद करके बताओ, जब मैंने पूरा आपको स्टार्ट किया था राजस्थान, तो मैंने राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में ये बताया था कि पूरी पृथ्वी पर स्थल भाग के 2 भाग थे। एक का नाम था अंगारा लैंड और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कौन सा है? जो दक्षिण वाला है। और गोंडवाना लैंड से जो महाद्वीप बने तो उसमें महाद्वीपों में कौन सा था? अफ्रीका था। इसका मतलब ये पूरा का पूरा भाग जो है क्या इसका होगा? गोंडवाना का भाग होगा या नहीं होगा? होगा ना, ये सारे के सारे भाग होंगे गोंडवाना के। अफ्रीका भी होगा, दक्कन का भी होगा, विंध्या का भी, मालवा का भी। इसका मतलब हाड़ौती का पठार भी किसका भाग माना जाएगा? दक्कन का, है ना। तो पहले लिखो उत्पत्ति। उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी के फूटने, एक ऑप्शन लावा के जमने ऑब्लिक ठंडा होने,
ठंडा होने। दूसरा ऑप्शन बेसाल्ट चट्टान के बनने से हुआ है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ज्वालामुखी के फूटने से। उद्गार का मतलब होता है ज्वालामुखी का फूटना, ठीक है। और अगर ज्वालामुखी फूटेगा तो सीधी सी बात क्या निकलेगी? लावा। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? ये हटा देगा और उसकी जगह क्या लिख देगा? लावा के जमने से या लावा से। वो लावा को भी नहीं लिखेगा क्योंकि लावा बाद में किस में बन जाएगा? बेसाल्ट चट्टानों में से। इससे ये बना है। समझ में आया आपको? फिर बात माने जाती है ये किसका भाग है। अवशेष पूछ लिया जाए तो अवशेष तो आपको समझ में आ गया किसका अवशेष है? ये गोंडवाना का, ठीक है ना। यह गोंडवाना भूमि का अवशेष है। अवशेष है, ठीक है भाई। अवशेष है यानी उसका थोड़ा बहुत मामूली सा हिस्सा है गोंडवाना का, छोटा सा हिस्सा है। जब राजस्थान का ये 6.89% है तो गोंडवाना का कितना होगा? 0.00 समथिंग। तो मामूली सा, इसलिए हम उसको भाग नहीं बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? अवशेष, अंश बोलते हैं, अंश, ठीक है, छोटा। अब बात होती है कि ये किसका भाग है। इस स्लाइड को ध्यान में रखना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं आपको, है ना। ये किसका भाग है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप, है ना। इसे हाड़ौती के पठार के नाम से, हाड़ौती के पठार के नाम से क्यों? क्योंकि यहां पर एक कम्युनिटी रहती थी, एक डायनेस्टी रहती थी जिसका नाम है हाड़ा चौहान। यहाँ पे हाड़ा वंश राज करता था, इसीलिए हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। यह भाग, यह भाग माना जाता है, माना जाता है। अब ध्यान रखना, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन पूछेगा वो आपसे, यह भाग माना जाता है। सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आएगा वो आएगा मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का भाग बिल्कुल सही है भाई। अब मालवा का भाग किस में आता है? स्लाइड में बताया था मैंने आपको, यहाँ पे विंध्य में, विंध्य पठार में आता है ना, ठीक है। और विंध्य पठार किस में आ जाता है? दक्कन का पठार, ठीक है। और दक्कन के पठार को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हिस्सा बनता है ये वाला, है ना, जिसको हम ट्रायंगुलर के शेप से जानते हैं, इसको ही तो बोलते हैं हम दक्कन का पठार, है ना। और इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला ऑफ इंडिया, भारत का प्रायद्वीप। भाई द्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरा हो और प्रायद्वीप जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। उत्तर में तो पानी है ही नहीं, पानी 1, 2 और तीसरी साइड है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका हो गया? इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप का भाग, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, ये दक्कन का पठार भी तो किसका भाग हो गया फिर? भारत के प्रायद्वीप का भाग है। अरे समझ आ रहा है क्या आपको? प्रदीप जी, राकेश जी, सुमित्रा जी, आ रहा है समझ में? ध्यान से देखो, है ना। भारत के प्रायद्वीप का भाग है क्योंकि प्रायद्वीप जो है दक्कन के पठार को ही बोला जाता है, इस राजस्थान को प्रायद्वीप में शामिल नहीं किया जाता है ना। और प्रायद्वीप जो है ये किसका भाग माना जाता है? आपको मैंने बताया था कि ये किससे अलग होके आया था, ये पूरा हिस्सा इससे अलग होके आया था। और अफ्रीका किससे बना है? गोंडवाना से। किससे बना है? गोंडवाना से। तो ये क्या, अरे सुनो मेरी बात, हाड़ौती जो है वो किसका भाग है? मालवा का। मालवा जो है किसका भाग है? दक्कन का। दक्कन किसका भाग है? प्रायद्वीप का। भारत का प्रायद्वीप किसका भाग है? गोंडवाना का। ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड किसका भाग है ये तो बता दो।
गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड किसका भाग है? हाँ बहुत बढ़िया, उसका नाम बताओ। गोंडवाना लैंड का पेंजिया, बहुत बढ़िया। ये बात आके जी, आज लास्ट बॉल पे 6 मार ही दिया आपने। ये एक व्यक्ति था जिसने मेरी लाइन को समझा। यही तो था पेंजिया, ही तो था पेंजिया, ही तो टूटा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। यही तो बात करी थी मैंने कि पेंजिया 2 भाग टूटे थे। अब अंगारा लैंड का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं क्योंकि बर्फ है ही नहीं। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड पेंजिया का भाग है। अब बताओ, ये जो हाड़ौती का पठार है, इसको क्या मैं यहां पे जोड़ सकता हूं, हाँ या ना? एग्जामिनर जोड़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। वो आपकी बुद्धि को सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि तेरे को इतना पता है कि ये किस में आता है, ये किस में आता है। क्या इसी हाड़ौती के पठार को क्या मैं यहां जोड़ सकता हूं? ठोस है, क्या इसी हाड़ौती के पठार को यहां जोड़ सकता हूं? जोड़ सकता हूं ना। और इसी हाड़ौती के पठार को यहां जोड़ सकता हूं, और यहां तो जुड़ा हुआ ही है मालवा में। तो आ रहा है समझ में? ध्यान से समझना भैया, एक एक मतलब प्रश्न है यहाँ पे छुपे हुए। हमको सब आता है, सीरियसली बोल रहा हूँ, एग्जामिनर की नज़र में सब आता है हमको। लेकिन उस परीक्षा में वो जो जिस तरह से सेंटेंस बनाता है ना, बस वहीं उलझ जाते हैं हम लोग। और ये आसान था, इसको समझना मुश्किल था क्या? अभी तो समझ में आया ना। अब आप याद रखना, मैंने हाड़ौती के पठार को डायरेक्ट आपको पेंजिया का भाग नहीं बताया, मैंने किसका भाग बताया? मालवा का। लेकिन मालवा के अंदर वो है, मतलब ये वो वाली चीज होगी, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। लेकिन आफ्टर ऑल है तो क्या? बड़ा डब्बा। पेंजिया बड़ा हो गया, है तो उसी के अंदर ना भाई, वो वाली चीज है ये। नहीं समझ में आए तो वापस देख लेना, अब आपके पास सुविधा है इस चीज की एक बार फिर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भाग मान लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी। जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलती है? शुष्क और अर्ध शुष्क में रेतीली, बलुई मिट्टी, बालू मिट्टी, तीनों नाम आने चाहिए। ठीक है, अरावली क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है? क्या क्या बोल रहे हो? कंकरीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी बोलता है, ऐसे नहीं बोलो। पूर्वी मैदान में कौन सी मिट्टी मिलती है? दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। यही था अब वो, लेकिन सबका कॉम्बिनेशन हमने एक जगह देख लिया। इसी तरह से यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है, तो यहाँ ज्वालामुखी वाली मिट्टी मिलती है, तो यहाँ मिट्टी कैसी मिलती है? काली मिट्टी। यहाँ काली, काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुर। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। और इसी मिट्टी का साइंटिफिक नाम होता है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी फसल के लिए अच्छी मानी जाती है? आपने सुना तो बताओ। नहीं, जिसने सुना वो बताए मेरे को। वर्टिसॉल तो सुना है मैंने, किसने बोला था? कपास के लिए, ब्लैक गोल्ड, काला सोना। हाँ ठीक है ना, एमपी में कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। क्या विशेषता है इसकी? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल एंड वर्टिसॉल? ऑब्जर्वेशंस ऑफ वाटर, पानी को सोख के रखती हैं ये। इस मिट्टी में दरारें नहीं पड़ती हैं, इतना पानी ये सोख के रखती है, बांध के रखती है मिट्टी को। इस मिट्टी में अपरदन नहीं हो पाता, बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो ये काली मिट्टी है। हाँ वही कालीगार की ही बात, वो चिकनी तो होती है कालीगार, कितनी सूखने में कितना टाइम लेती है, बहुत, और सॉलिड हो जाती है सूखने के बाद, तो ये सूखने में बहुत टाइम लेती है। ठीक है, अरे भैया इसके अंदर खेती करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये सूख गई ना, एक बार हार्ड हो गई, तो उसको वापस नरम करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। वह भी दिखते। चलो ये आपको मिट्टी पता चल गया, यहाँ तक किसका भाग आ गया ये। अब लिखो, ठीक है, इसके भाग, इसके भाग, है ना, इसके भाग। देखो हाड़ौती के जो पठार है या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको दो तरह से देखते हैं हम। एक तो बोलते हैं इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, और एक बोलते हैं हम इसके 3 मुख्य यानी जो है गौण भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की
दृष्टि से इसे दो मुख्य भाग और तीन गौण भागों में बांटा जाता है। तीन गौण, मुख्य मतलब बड़े या मेन है, और गौण मतलब भाई ये भाग भी हैं, मतलब जैसे प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं ना, वैसे जैसे तीन भाग हो सकते हैं। गौण तीन भागों में, अभी जब आगे पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा आपको, बांटा जाता है। ठीक है, दो मुख्य भाग, दो मुख्य भाग कौन से हैं इसके? दो मुख्य भाग, ठीक है, दो मुख्य भाग हैं इसके। एक को बोला जाता है ढक्कन का पठार, एक को बोला जाता है ढक्कन का पठार, और दूसरे को बोला जाता है विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि। इसी तरह से बात करें तीन गौण भाग, तो इसके तीन गौण भाग कौन से हैं वो देखिएगा। तीन गौण भाग, एक इसके जो तीन गौण भाग हैं एक को बोलते हैं हम हाड़ौती, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, मतलब हाड़ौती के अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। ठीक है, दूसरा आता है शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि, और तीसरा आता है गंगधर का पठार। ये तीन भाग हैं। ठीक है, विंध्य का पठार और दक्कन का पठार भारत का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यही हिस्सा जो है राजस्थान में थोड़ा बहुत है, इसलिए हम उसको किसमें शामिल कर लेते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। लेकिन ये जो तीन है ये बेसिकली राजस्थान में ही है ना, ये बाकी किसी और में नहीं। लेकिन इनमें से ये जो गंगधर का पठार है ये थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान से बाहर है। हाँ, इसको समझाएंगे हम आपको। ठीक है, तो इस क्लास में जितना भी आपको पढ़ाया गया है इसको आपको एक बार पढ़ना है, समझना है अच्छे से, और ये जो डायग्राम मैंने बताया है ये याद रखना है। जो मैंने सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन बताए थे मैदान वाले, उसमें से एक उठा के ये रख देगा, और आपको दिमाग में रखना है कि ये जो भाग हैं ये पठारी क्षेत्र के भाग है, ना कि पूर्वी मैदानी क्षेत्र के भाग है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि उसमें पिंडमांड का पठार आया था। अब पिंडमांड का पठार कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा, इस वाले हिस्से में। हाँ ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।